बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं हूं मोहम्मद उमैर। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 चैप्टर 3 डायनामिक्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए पिछले टॉपिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसका समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे इस टॉपिक की आपको कभी भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताता चलूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में टर्म मोमेंटम क्या है। प्रोडक्ट ऑफ mass एंड velocity इज कॉल्ड मोमेंटम। mass और velocity जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो हमें जो टर्म मिलेगी उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो velocity के साथ मिलके जब mass मिलता है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। इट्स यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। अब ये यूनिट कैसे बनी है? जैसा कि आपको मालूम है कि मास की यूनिट है केजी, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसी तरह इन दोनों को मिलाने से मोमेंटम जो बनता है इसकी यूनिट बनेगी केजी मीटर पर सेकंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। तमाम बच्चे यहाँ नोट कर लें इस चीज़ को कि यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ आने के चांसेस मौजूद हैं। एमसीक्यूज के एतबार से भी ये एक बहुत अहम चैप्टर है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन की कोई भी डायमेंशन हो वो उसके लिए इसको तैयार करना आपके लिए इंतहाई कंपलसरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले लफ्ज कंजर्वेशन से ही हमें पता चल रहा है जिसका मतलब है महफूज करना। कि मोमेंटम कभी भी जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है पर कभी भी वो ज़ाया नहीं होता। इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। एक से दो इसमें टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज आया है आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम इस टर्म को सबसे पहले समझ लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल दरामद नहीं करती। दूसरा लफ्ज है सिस्टम। तो बेटा याद रखिएगा हर वो चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। प्रॉपरली यहां बताया गया है कि दो से ज्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज का मोमेंटम हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि टोटल मोमेंटम दो या दो से जायद इंटरेक्टिंग बॉडीज का हमेशा फिक्स रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझेंगे और फिजिक्स बिहाइंड सीट बेल्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि गाड़ी मैस m और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। इसका इनिशियल मोमेंटम pi होगा। कुछ देर के बाद ये जाकर टकराती है किसी शय को। टकराने की वजह से इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है और इसका फाइनल मोमेंटम pf होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम पी एफ के। अब फिजिक्स बिहाइंड सीट बेल्ट स्टडी करें तो
एक शख्स जो कि जैसे ही वो टकराएगा तो इसको टकराने की वजह से ये पर्सन आगे की तरफ मूव करेगा और उस वक़्त तक मूव करेगा हत्ता कि ये किसी शय को टकराता नहीं है। इन केस इसने अगर सीट बेल्ट पहनी हुई है तो इसका जो स्टॉपिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा सीट बेल्ट की वजह से और इसका मोमेंटम चेंज होने में इस ज्यादा वक्त लगेगा और इसकी कुलियन की वजह से इस बॉडी का नुकसान कम होगा। जैसा कि बताया भी गया है कि एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट, उसको इज़ाफ़ी वक़्त लगेगा सीट बेल्ट को स्ट्रेच करते हुए और टकराने की वजह से इस बॉडी का नुकसान कम होगा। दिस प्रोलॉन्ग्स द स्टॉपिंग टाइम फॉर चेंज इन मोमेंटम है हेंस अवॉइड कोलिजन। दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन थर्ड लॉ की डायरेक्ट एप्लीकेशन है, जिसमें हमने पढ़ा कि हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब हम फर्ज करेंगे एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स का। जैसा कि स्फीयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितनी फोर्स पहला स्फीयर दूसरे पे लगाएगा उतनी ही फोर्स दूसरा स्फीयर पहले पे लगा रहा होगा। जैसा कि बताया गया है, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ स्फीयर्स ऑफ masses m1 and m2 as shown in figure. The moving in a straight line with velocities u1 and u2 such that u1 is greater than u2. Their masses m1 and m2 collide as they move. पहली बॉल का मैस m1 है, दूसरी बॉल का मैस m2 है। तो जैसे ही ये टकराएंगे तो टकराने की वजह से इनके मोमेंटम में तब्दीली आएगी। मैथमेटिकली अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम देखें तो पहली बॉल स्फीयर ले लें जिसका मैस m1 है, इसका मोमेंटम कोलियन से पहले m1 u1 होगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 इक्वल होगा m2 u2 के। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन हमें मिलेगा जब हम पहली बॉल और दूसरी बॉल के मोमेंटम को ऐड अप करेंगे। पहली बॉल का मोमेंटम है m1 u1, ऐड करने के लिए हम प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे, जबकि दूसरी बॉल का मोमेंटम है m2 u2। After some times, M1 hits M2 with some force. According to third law of Newton, M2 exerts equal and opposite force on M1. Let their velocities become v1 and v2 respectively after collision. अब पहली बॉल जैसे ही दूसरी बॉल को टकराती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होकर u1 से v1 हो जाती है और दूसरी बॉल की वेलोसिटी u2 से तब्दील होकर v2 हो जाती है। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से जाहिर है मोमेंटम में भी चेंज आएगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इक्वल होगा m1 v1 के, जबकि फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 इक्वल है m2 v2 के। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया, इसका एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि कुलियन से पहले वाला मोमेंटम कुलियन के बाद वाले मोमेंटम के बराबर होगा। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक बॉल जो है जब दूसरे
बॉल को टकराती है तो पहली बॉल का मोमेंटम दूसरे में शिफ्ट हो जाता है और इसी तरह ही दूसरी बॉल का मोमेंटम पहली में शिफ्ट हो रहा है। प्यारे बच्चों, एग्जाम में अक्सर गन एंड बुलेट का जो है ये सवाल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पूछा जाता है कि भाई आपने गन की वेलोसिटी बतानी है कि किस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ रिकॉइल बैक करती है जब बुलेट फायर की जाती है। और अक्सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक्सप्लेनेशन में भी इस हिसाब से पूछी जाती है कि आपने वो वेलोसिटी निकालनी है जिससे आपकी गन जो है रिकॉइल कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट। Before firing, the gun and bullet are at rest, so the total momentum of the system is zero. As the gun is fired, bullet acquires momentum. To conserve momentum, the gun recoils. According to law of conservation of momentum, the total momentum of the gun and bullet must be zero after the gun is fired. Let m be the mass of the bullet and v be the velocity on firing the gun. Capital M be mass of the gun and v be the velocity with which it recoils. Total momentum of the gun and bullet after collision is capital M V। तो भाई बुलेट फायर करने से पहले, क्योंकि गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम आपका इस सिस्टम का जीरो होगा। बुलेट फायर करने के बाद बुलेट को वेलोसिटी मिली और उसका मोमेंटम कुछ ना कुछ आ गया। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपकी गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि जैसे पहले जो था सिस्टम का मोमेंटम जीरो था बुलेट फायर करने के बाद भी वो मोमेंटम जीरो होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा कैपिटल एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू जीरो। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी के मुताबिक अमल करता है। तो हमारे पास स्मॉल एम वी इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग बैक ऑफ गन हमें मिलेगी माइनस एम आवर कैपिटल एम इंटू वी। नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि गन की डायरेक्शन और बुलेट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।